हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश आड़ा यूट्यूब चैनल पर। और हम हिस्टोग्राफी की श्रृंखला के अंतर्गत बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन पर। हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था वो किस तरीके से था, अगर इस पर हम बात करें तो यहाँ पर हमें वैदिक काल के कुछ प्रारंभिक प्रभाव हमें दिखाई देंगे। हड़प्पा सभ्यता का इस सामाजिक जीवन के जो मुख्य पॉइंट माने जाते हैं वह जो होंगे अपने समाज, खान पान, रहन सहन और आमोद प्रमोद के साधन। इन चार फैक्टों पर हमें बात करनी है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था वो किस प्रकार का था। अगर हम सामाजिक जीवन के पहले पॉइंट समाज के संदर्भ में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का ये जो समाज है यह कहीं न कहीं वैदिक सभ्यता का विरोधाभासी है और कहीं न कहीं वैदिक सभ्यता का सिमिलर रूप माना जाता है। इस हड़प्पा सभ्यता के समाज पर बात की जाए तो इसकी सबसे छोटी जो इकाई है वह परिवार हुआ करती थी। अब इस परिवार की जो मुख्य विशेषता के संदर्भ में बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के परिवार की जो मुख्य विशेषता है वह दो प्रमुख मानी जाती हैं। पहली जो है वह मातृसत्तात्मक परिवार। यहाँ से मातृसत्तात्मक परिवार के जो साक्ष्य हैं वह इस आधार पर लिए गए कि हड़प्पा सभ्यता में देवी मरण मूर्तियों की संख्या सर्वाधिक मिलती है और इनकी सर्वाधिक संख्या होने की वजह से पुरातात्विक इतिहासकारों ने इस सभ्यता को मातृसत्तात्मक के संबोधित किया। दूसरा जो इस सभ्यता के परिवार की विशेषता मिलती है तो यहाँ पर एकल परिवार प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में एकल परिवार प्रणाली के संदर्भ में अगर बात की जाए तो यह एक यहाँ से जो आवासीय स्ट्रक्चर जो हमें प्राप्त होता है वह एकल परिवार या फिर 5 से 6 सदस्यों के परिवार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस आधार पर हमें परिवार की दो प्रमुख विशेषताएं मातृसत्तात्मक और एकल परिवार प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और ये वो विशेषताएं हैं जो आपकी वैदिक सभ्यता के जस्ट विरोधाभासी या कॉन्ट्राडिक्शन वाली लगती हैं। आपको वैदिक सभ्यता जो है वह पितृसत्तात्मक तथा संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित मानी जाती है। इसको अगर हम आधारित करें तो उस आधारित करने का जो आधार है वो ये हो सकता है कि आपकी जो वैदिक सभ्यता थी पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी जो कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, जबकि यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता में एक नगरीय सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है जो व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। इस आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं ने इस सभ्यता को एक वैदिक सभ्यता से विरोधाभासी दिखाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर हमारे वैदिक सभ्यता के समाज की बात होती है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो समाज यानी कि यहाँ के जो सामाजिक वर्ग थे उन सामाजिक वर्गों को डिवाइडेड किया जाए तो वह किस तरीके से हो सकता है। ये सामाजिक वर्गों का जो डिवाइडेशन है यह हमें वैदिक सभ्यता के प्रारंभिक रूप के सिमिलर दिखाई देता है। वैदिक सभ्यता के प्रारंभिक रूप पर बात की जाए तो हमें वैदिक सभ्यता में चतुर्वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है और वही रूप हमें यहाँ पर दिखाई देता है। एक यहाँ पर विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और तीसरा जो वर्ग था वह श्रमिक वर्ग हुआ करता था।
जिस प्रकार वैदिक सभ्यता में चतुर्वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसी तरीके से आप यहाँ पर विद्वान वर्ग को ब्राह्मण वर्ग के सिमिलर मान सकते हो, योद्धा वर्ग को हम क्षत्रिय वर्ग से संबंधित जोड़ सकते हैं और व्यापारी वर्ग को, वणिक और शूद्र को हम यहाँ पर श्रमिक वर्ग से जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो व्यवस्थाएं आपको वैदिक सभ्यता में दिखाई देगी वह व्यवस्था हमें हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देती हैं। यहाँ पर बात की जाए तो जो विद्वान वर्ग था, इस विद्वान वर्ग के अंतर्गत हमें पुरोहित के अलावा वैद्य, जादूगर, और ज्योतिषी की जानकारी मिलती है। पुरोहित के जो साक्ष्य हैं उसे इस आधार पर दिखाने का प्रयास किया गया है कि वैदिक सभ्यता में हमें सर्वाधिक मर्ण मूर्तियाँ यानी कि देवी और देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त होती है, जिसके आधार पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा वासी की इन मूर्तियों को पूजने वाला कोई एक वर्ग हुआ करता था जिसे पुरोहित वर्ग कहा जाता था। और देवी देवताओं इन मूर्तियों की अधिकता के आधार पर यह माना जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में इनको पूजने वालों का एक वर्ग था जिसे एक पुरोहित वर्ग कहा गया, जिसका समाज में एक विशेष प्रभाव था। इस वजह से पुरातत्ववेत्ताओं ने इस पुरोहित वर्ग को समाज में सबसे सम्मानीय स्थान प्रदान किया। यहाँ से हमें वैद्य की भी जानकारी मिलती है। कालीबंगा से कपाल के चिकित्सीय प्रमाण के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, जो ये जानकारी देते हैं कि यहाँ पर कोई न कोई चिकित्सीय सुविधाएं थी। इस आधार पर वैद्य की उपस्थिति को भी बताया गया। जबकि जादूगर और जो ज्योतिषी थे, इन्हें यहाँ के कुछ विशेष विद्वान वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इस प्रकार आपका विद्वान वर्ग यहाँ पर आता है। दूसरा अगर हम बात करें योद्धा वर्ग जो वैदिक सभ्यता के क्षत्रिय के समान माना जा सकता है। यहाँ पर अब इस योद्धा वर्ग की उपस्थिति और अनुपस्थिति के संदर्भ में अगर हम बात करें कि यह जो हड़प्पावासी लोग थे, यह एक व्यापारी सभ्यता या व्यापारिक रूप में रहते थे, यानी कि इनका व्यापारिक जीवन हुआ करता था जो शांतिपूर्ण स्थिति पर निर्भर था। तो इन्हें क्यों युद्ध की आवश्यकता पड़ती है, और अगर जब इन्हें युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ती तो इन्हें योद्धा की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्थात अधिकांश इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं ने योद्धा वर्ग की हड़प्पा सभ्यता में अनुपस्थिति के संदर्भ में बात कही। लेकिन हमें जब हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को हम देखते हैं तो यहाँ से हमें इन स्थलों के चारों ओर एक सुरक्षा प्राचीर के बारे में जानकारी मिलती है, और इस सुरक्षा प्राचीर के अलावा यहाँ पर इन्हें दुर्गों के भी हमें जब अवशेष मिलते हैं, जिससे ये जानकारी जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सभ्यता के जो लोग थे वह कहीं न कहीं बाहरी आक्रमण से भयभीत रहे होंगे। अब अगर उनके ऊपर बाहरी आक्रमण होता है तो इनमें से भी कुछ लोग जरूर हुआ करते होंगे जो इनकी सुरक्षा के लिए लड़े। तो इस आधार पर व्हीलर जैसे इतिहासकारों ने ये कह के संबोधित किया कि यह जो योद्धा वर्ग की यहाँ पर उपस्थिति थी और इन पर जो बाहरी आक्रमणकारी थे वो आर्य थे। तो इस आधार पर यहाँ योद्धा वर्ग की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं। तीसरा वर्ग जो माना जाता है वो व्यापारी वर्ग माना जाता था, जिसके अंतर्गत आपको शिल्पकार यानी कि शिल्पी, कामदार
या फिर व्यापारिक लोग इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। यहाँ पर हम शिल्प उद्योग और मूर्ति निर्माण कला, हमारा जो अगला टॉपिक होगा एक हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, वहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर शिल्प कला बड़ा विकसित रूप में थी और मूर्ति निर्माण, मूर्तियाँ भी अलग अलग प्रकार की, धातु मूर्ति, आपके पत्थर या टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य जब हमें यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ की शिल्प उद्योग के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा ईंट निर्माण कला, जो आप मुख्यतः इसका स्वरूप हमें चनमुद्रों से प्राप्त होता है, ये सब जानकारी हमें देती है कि यहाँ पर छोटे और बड़े उद्योग बड़ी मात्रा में थे। इसके अलावा यहाँ हड़प्पा से कुछ श्रमिक कारखानों के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि बड़े बड़े कारखानों के भी साक्ष्य मिलते हैं जो यहाँ की उद्योग व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो यहाँ के शिल्पी कामदार जैसे और बाहरी, आंतरिक और बाहरी व्यापार से जुड़े हुए जो लोग थे, उनकी उपस्थिति के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से वणिक या व्यापारियों का एक वर्ग भी हुआ करता था। और कुछ इतिहासकारों ने, हमने यहाँ के राजनीतिक जीवन के बारे में बात की, उन इतिहासकारों ने इन वणिक अर्थात व्यापारी वर्ग का इस हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन में बड़ा बोलबाला होने की भी बात कही। तो आपके व्यापारिक वर्ग जो यहाँ का तीसरा वर्ग माना जाता है। एक चौथा और अंतिम जो यहाँ का वर्ग है, इसके अंतर्गत आपके किसान, मजदूर और मछुआरे सम्मिलित थे। किसान के साक्ष्य हम यहाँ का जो एक एग्रीकल्चर वाला वीडियो होगा उसके अंतर्गत बात करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ की एग्रीकल्चर भी बड़ी डेवलप हुआ करती थी और गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा जैसी प्रमुख जो फसलें थी इन लोगों के द्वारा उत्पादित की जाती थी। यहाँ तक कि यहाँ से हमें कपास के उत्पादन के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो किसानों की उपस्थिति यहाँ पर श्रमिक वर्ग के अंतर्गत मानी जाती थी, जबकि कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के भी साक्ष्य हमें हड़प्पा की श्रमिक आवास बस्तियों से मिलते हैं और मछुआरों के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर यहाँ के यहाँ के चौथा और प्रमुख जो वर्ग श्रमिक वर्ग माना जाता था। यहाँ पर एक चीज़ जो समझने लायक वो है कि हमें हड़प्पा से श्रमिक बस्तियाँ मिली है और इन हड़प्पा से प्राप्त इन श्रमिक बस्तियों के आधार पर मार्टिन व्हीलर ने हड़प्पा में दास प्रथा की उपस्थिति के संकेत दिए हैं। लेकिन एक भारतीय इतिहासकार जिनका नाम S.R. राव माना जाता है, उन्होंने यहाँ की इस दास प्रथा की उपस्थिति पर संदेह व्यक्त किया और ये कहा कि आप जिन आधार पर हड़प्पा में उस श्रमिक बस्ती के बारे में बात कर रहे हो वह एक श्रमिक कारखाना था। अगर श्रमिक बस्ती उपस्थित है तो इन श्रमिक बस्ती में के जो निवासी है वह दुर्ग क्षेत्र के नज़दीक निवास न करके सामान्य आवास जो नगरीय क्षेत्र था वहाँ पर निवास कर रहे हैं, न कि उन क्षेत्रों पर जहाँ पर शासक वर्ग निवास कर रहे हैं। तो इस आधार पर उन श्रमिक बस्तियों के उपस्थिति को आधार बनाकर दास प्रथा की उपस्थिति के संकेत नहीं दिए जा सकते। इस प्रकार S.R. राव ने यहाँ की जो दास प्रथा थी उसकी अनुपस्थिति का समर्थन किया। तो ये आपको यहाँ के सामाजिक जीवन और सामाजिक वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला हमारा जो अगला खान पान है वो किस तरीके से था। यहाँ पर भी हमें वैदिक सभ्यता के कंपैरिजन के आधार पर हम इसे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के
खान पान पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक सर्वाहारी मानव की जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ से हमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खान पान की हमें जानकारी मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता का शाकाहारी जो जीवन था और दूसरा जो माना जाता है मांसाहारी जो जीवन था, इस शाकाहारी और मांसाहारी जीवन की दोनों की उपस्थिति मानी जा सकती है। यहाँ पर हमें वैदिक सभ्यता के समान शाकाहारी और मांसाहारी के प्रमाण मिलते हैं। में हमें शाकाहारी और मांसाहारी के साक्ष्य मिलते हैं और जो शाकाहारी है वहाँ से खाद्यान्न और फल सब्जी दोनों का मानव उस समय प्रयोग करता था। खाद्यान्न में कौन कौन सी अनाजों का मानव द्वारा प्रयोग किया जाता था, उसमें गेहूं, जौ, मटर और तिल सम्मिलित थी। इन 4 खाद्यान्नों का प्रयोग हड़प्पा काल में मानव के द्वारा किया जाता था, जबकि फल और सब्जी के अंतर्गत यहाँ मानव दूध, अनार, तरबूज, खरबूजा, नारियल और नींबू का प्रयोग करता था। तो यह फल सब्जी के अंतर्गत सम्मिलित खाद्यान्न माने जा सकते हैं। मांसाहारी पर बात की जाए तो उस समय का जो मानव था वो लगभग हर पालतू पशु के मांसाहार के रूप में प्रयोग करता था, लेकिन कुत्ते को छोड़कर। यहाँ पर मांसाहारी के रूप में भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गा, बतख और घड़ियाल सम्मिलित थे। तो इन पालतू पशुओं को मानव खान पान में मांसाहार के रूप में प्रयोग में लाता था। तो ये इसका खान पान वाला जीवन हुआ करता था और इसमें खान पान में जो काम आने वाले बर्तन या मृदभांड थे उनका भी मानव इस काल में प्रयोग करता था। घड़े और अन्य जो बर्तन थे उनका इस काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। तो इस प्रकार यह मानव के हड़प्पा वासी के खान पान के जीवन के संदर्भ में माना जा सकता है। जबकि रहन सहन पर अब हम बात करें कि यहाँ का जो मानव का रहन सहन था वो किस तरीके का था, तो उसके अंतर्गत क्या चीज़ आती है। हड़प्पावासी के रहन सहन पर बात की जाए तो रहन सहन के अंतर्गत वस्त्र निर्माण, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, इन 3 पॉइंट्स पर बात की जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता के ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट यहाँ के जो रहन सहन के स्तर को हमें बता सकते हैं और इन्हीं 3 जो पॉइंट है उनका आप कंपैरिजन करके जो वैदिक सभ्यता के साथ इसमें आप दोनों को एक सिमिलरिटी के अंतर्गत ला सकते हो। पहली तो बात की जाए वस्त्र निर्माण, क्या उस समय मानव वस्त्रों का प्रयोग करता था? तो कुछ स्थलों से मिले हुए वस्त्र के अवशेष के आधार पर यह जानकारी मिल सकती है कि यहाँ पर जो मानव था वह सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करता था। अब ये सूती और ऊनी जो वस्त्र थे, इनके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वह आपके मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़ वो 2 स्थल है जहाँ से हमें वस्त्रों के बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब
यहाँ पर बात की जाए कि ये जो वस्त्र थे या जो कपड़ों का प्रयोग किया जाता था वह सिले हुए वस्त्र हुआ करते थे या फिर वह एक तरीके से सीधे रूप से उनका प्रयोग होता था। यहाँ से हमें जो जानकारी मिलती है वह कि कुछ जगह जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई वह नग्न अवस्था में प्राप्त हुई, जबकि जो अंकन की गई महिला और पुरुष की जो मुद्राएं थी या फिर लिपि में जो अंकन किया गया था उसमें सिले हुए या कपड़े पहने के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो हड़प्पा वासी थे वो उन मूर्तियों को वस्त्र सिले हुए वस्त्र धारण करवाते थे और वह खुद भी सिले हुए वस्त्र धारण करते थे, क्योंकि जब मूर्तियों का निर्माण वह नग्न अवस्था में मूर्तियों का निर्माण नग्न अवस्था में करते थे, फिर उनके ऊपर उन्हें कपड़े पहनाए जाते थे, जैसा कि लिपियों के अंकन से हमें ये जानकारी मिलती है। तो इस आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि यह लोग भी सिले हुए कपड़ों का प्रयोग करते थे। दूसरा जो पॉइंट हम बात करें आभूषण की, आभूषण पर बात की जाए तो बहुमूल्य जो पत्थर हुआ करते थे उनका हाथी दांत का बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत, सेलखड़ी जैसे अनेक मिट्टी के प्रकार के बने हुए आभूषणों का प्रयोग इन लोगों के द्वारा किया जाता था। लेकिन यहाँ से हमें जो जानकारी मिलती है कि जो ये आभूषण थे, इस आभूषण के अंतर्गत कौन कौन से आभूषण का ये लोग प्रयोग करते थे, उसमें खंटार, कर्णफूल, अंगूठी, चूड़ी या फिर कंगन, हंसुली जैसे जो आभूषणों का प्रयोग मानव भारतीय महिला और पुरुष अभी भी करते हैं, उस प्रकार के आभूषणों का प्रयोग हड़प्पा वासी करते थे। अब यहाँ पर एक बात जो कही जाए कि जो हड़प्पा वासी थे उनमें कुछ जो साक्ष्य मिलते हैं, उसमें हड़प्पा पर बात की जाए, हड़प्पा से हमें सोने के हार के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा से हमें सोने के हार के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि अगर हम मोहनजोदड़ो पर बात करें, मोहनजोदड़ो पर अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें गोमद या कार्नेलियन के बने हुए हार के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको हार के साक्ष्य हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिल रहे हैं, लेकिन हड़प्पा आपको सोने की हार की जानकारी दे रहा है, जबकि मोहनजोदड़ो आपके गोमद या कार्नेलियन के बने हुए हार के साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर हड़प्पा पर बात की जाए, जो हड़प्पा था यहाँ से हमें सोने के कंगन के भी साक्ष्य मिलते हैं, सोने के कंगन के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह हड़प्पा सभ्यता में आभूषणों का बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता था। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री को समझा जा सकता है। यहाँ की जो महिलाएं थी वह बालों का जूड़ा बांधती थी, और जो पुरुष हुआ करते थे वह पुरुष दाढ़ी रखते थे और बाल संवारने का भी कार्य करते थे, मतलब खुद के बाल बड़े संवारे हुए रखते थे। तो अर्थात केश कला में यह लोग बड़े निपुण थे। दूसरी चीज, हम यहाँ के सौंदर्य प्रसाधन पर बात करें तो सौंदर्य प्रसाधन में यह विशेष विकसित अवस्था में थे, यानी कि उस समय इन लोगों के द्वारा उन आभूषणों का प्रयोग होता, उन वस्तुओं का प्रयोग करते थे जो इनकी सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। सौंदर्य प्रसाधन पर बात की जाए तो इसके अंतर्गत हमें लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और वह आपके चनूदड़ों से मिले, चनूदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, जबकि
मेहरगढ़ और नौशेरा से सिंदूर के साक्ष्य मिलते हैं। सिंदूर के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वह सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों से बड़ी विकसित अवस्था में थी। तो इस तरीके से सौंदर्य प्रसाधन पर और बात की जाए तो यहाँ तक कि हमें काजल और पाउडर के भी मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिलते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो साक्ष्य है जो यहाँ की सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति को दिखाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर इस आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का जो रहन सहन था वह एक उच्चतम श्रेणी का हुआ करता था। जाता है आमोद प्रमोद के साधन अर्थात मनोरंजन के साधन। यह मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे उसमें अगर हम बात करें तो पासा खेलना, और इस पासे खेलने का साक्ष्य हमें वैदिक सभ्यता में भी मिलते हैं। दूसरा नृत्य, यहाँ के लोग विशेष अवसरों पर महिला और पुरुष के संयुक्त नृत्य के जो आयोजन थे वह आयोजित करवाते थे। पशुओं की लड़ाई, और चौथा और अंतिम बिंदु जो माना जाता है वह शिकार। यह मनोरंजन के साधन के रूप में इन 4 प्रकार के कार्यों या एक्टिविटीज़ का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में किया जाता है। पासा खेलना यानी कि पासा एक तरीके से वही शतरंज की तरह हुआ करता था और उसका उसी तरीके से बोर्ड होता है, और इस पासे का निर्माण पत्थर, संगमरमर के जो पत्थर होते वो और मिट्टी और सेलखड़ी से किए जाते थे। और उसी के साथ साथ इस पासे के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो पासे के जो साक्ष्य हैं, पासा का जो साक्ष्य है वह हमें प्राप्त होता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें पासे का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जबकि इस पासे के बने हुए जो बोर्ड है, इस बोर्ड का जो साक्ष्य हमें मिलता है वो लोथल से मिलता है, और लोथल से हमें एक तो मिट्टी का बना हुआ पासा मिला और दूसरा यहाँ से पत्थर का बना ईंटों का बना हुआ पासा मिलता है। तो पासे के भी यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा, अगर हम शिकार के संदर्भ पर बात करें तो यहाँ के लोग 3 प्रकार के शिकार किया करते थे। एक जो शिकार हुआ करता था वह चिड़ियों का शिकार। चिड़ियों का शिकार जो यहाँ का एक प्रमुख शिकार माना जा सकता है, जो जनरली आपको वैदिक सभ्यता में इसकी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन चिड़िया के शिकार के जो साक्ष्य है वह हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो मछलियों का शिकार यानी कि मछली पकड़ना, और चौथा और बड़ा महत्वपूर्ण जो माना जाता है वह हिरण का शिकार। यह 3 प्रकार के शिकार हड़प्पावासी जिनसे परिचित थे। तो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर हम बात कर रहे हैं, और इन सामाजिक जीवन के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता की तुलना वैदिक सभ्यता से कर सकते हैं, और वैदिक सभ्यता के साथ तुलना में हमें ये जानकारी मिल सकती है कि कहीं न कहीं जो हड़प्पा सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता का एक आरंभिक रूप थी। जो चीज़ें आपके वैदिक सभ्यता में लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी वही आपके सामाजिक जीवन में की जा रही है। लेकिन जो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक विरोधाभास है, वो विरोधाभास है वह इनके परिवार को लेकर, परिवार की जो 2 प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। एक जो मानी जाती है मातृ सत्तात्मक, जबकि हमें वैदिक सभ्यता में वो पितृ सत्तात्मक मिलती है, जबकि एक दूसरी विशेषता मानी जाती है एकल परिवार प्रणाली, और जबकि हमें वैदिक सभ्यता में वहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली की जानकारी मिलती है। तो इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि वैदिक सभ्यता कहीं न कहीं
हड़प्पा सभ्यता का विकसित रूप थी। तो ये हमें सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिली। आगे हम यहाँ के आर्थिक जीवन पर बात करेंगे जो बड़ा इंटरेस्टिंग माना जाता है और इस वैदिक सभ्यता की जो शिल्प उद्योग की विकसितता को हमें जानकारी प्रदान करेगी। थैंक यू।